कक्षा 6 की हमारे अतीत, अध्याय 10। शीर्षक है नए साम्राज्य और राज्य। पृष्ठ संख्या 103। अरविंद बना राजा। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा, कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा। क्या बताती हैं प्रशस्तियां? दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और भी बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा,
विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहां तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहां वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। पृष्ठ संख्या 104। पृष्ठ संख्या 104 में सबसे पहले एक बॉक्स दिया हुआ है और उसका शीर्षक है योद्धा समुद्रगुप्त। इसका वर्णन इस प्रकार से है, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तारों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है? राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे? वीणा बजाने वाला राजा। समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अब पाठ की ओर। अगर तुम मानचित्र 7 जो पृष्ठ संख्या 105 में है उसे गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। एक, मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। 2, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी थी। 3, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ, जिनके बारे में अध्याय 5 में वर्णन किया गया है, आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। 4,
वाह्य इलाके के शासक, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। पृष्ठ संख्या 105। सबसे पहले इस पृष्ठ पर मानचित्र दिया गया है, मानचित्र संख्या 7, और इसमें उस समय के भारत के प्रमुख नगर तथा राज्यों के बारे में बताया गया है। अब आइए इस मानचित्र के बारे में सुने। इस मानचित्र में प्रयाग, जो इलाहाबाद का पुराना नाम है, उज्जैन तथा पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, ढूंढो। ये गुप्त शासन काल में महत्वपूर्ण केंद्र थे। आर्यावर्त तथा दक्षिणापथ के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था? क्या इस अंतर के पीछे तुम्हें कोई कारण दिखाई देता है? पृष्ठ संख्या 106। साथियों, पृष्ठ संख्या 106 में सबसे पहले एक बॉक्स पर हम अपनी नजर डालते हैं। इस बॉक्स का शीर्षक है विक्रम संवत। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वंशावलियां। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। इनकी मां कुमार देवी लिच्छिवी गण की थीं और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ। राजा, महाराज, अधिराज, महाराजा। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों, जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली यानी पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से भी पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 11 में आपको मिलेगी। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित।
जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि वाण भट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री श्वेन त्सांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है, काफी समय तक के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। पृष्ठ संख्या 107। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और अपने बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज, जो मानचित्र 7 पर, जो पृष्ठ संख्या 105 में है दिया हुआ है, के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी, उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। तब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की। तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। भारत का राजनीतिक मानचित्र देखो और सूची बनाओ कि जब हर्षवर्धन का बंगाल तथा ख नर्मदा तक गए होंगे तो आज के किन किन राज्यों से गुजरे होंगे। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के पास स्थित था। चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जो मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 में देखा जा सकता है। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया।
जहां कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध नगर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। पृष्ठ संख्या 108। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया। जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। कुछ करने को। वे कौन से अन्य शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे? अध्याय 9 को देखो। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर सबसे पहली बात, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी बने। दूसरी बात, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिशेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। तीसरी बात, संभवतः यहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या
शहर का व्यापारी। सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता। प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। पृष्ठ संख्या 109। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थीं, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि वे अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। जरा सोच कर बताओ कि अफसरों का पद आनुवांशिक कर देने से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते थे।